Hello, friends. Hope all of you are doing well. Welcome to today's session of the third part of the Wasteland, the Fire Sermon by T.S. Eliot. दोस्तों ये जो part है, this is the longest part of all the 5 sections of the Wasteland. The title of this, the longest section of the Wasteland, is taken from a sermon given by Buddha, in which he encourages his followers to give up earthly passion, symbolized by fire, and seek freedom from earthly things. दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ ऑल द 5 sections ऑफ द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट. बेसिकली दिस सेक्शन कंटेन्स ऑफ 139 lines. With this we can understand that lot of effort has been made by T.S. Eliot to make this section significant. और इस बात को हम लोग इससे भी समझ सकते हैं कि ये जो टाइटल है द फायर सरमन, इसको लिया गया है बुद्धा का फायर सरमन से, जहाँ पे फायर को सिंबलाइज किया गया है अर्थली पैशन से, अर्थली लस्ट से. ठीक है, ये काफ़ी आयरॉनिकल है क्योंकि अगर हिंदुज़म में आप देखो तो फायर को हम लोग सिंबलाइज करते हैं प्योरिटी से, लेकिन बुद्धिज़्म में फायर को दिखाया गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ अर्थली डिज़ायर्स. ठीक है, तो उसी से इस टर्म को, इस टाइटल को एक्सट्रैक्ट किया गया है बुद्धा के सरमन से. आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली ऑथर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कैसे, मतलब जो मॉडर्न एज है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है मॉडर्न एज में, हाउ इट हैज़ डिग्रेडेड द ह्यूमैनिटी. ठीक है, कैसे इसने इन्फ्लुएंस किया है. और हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें जो पोएट ने जो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है अबाउट लस्ट एंड सेक्स, द क्रीपीनेस ऑफ द नेचर ऑफ लस्ट एंड सेक्स. ठीक है, so guys, I have a request to make. If you have not watched the previous 2 videos, The Burial of the Dead and A Game of Chess by T.S. Eliot, which were the first 2 parts of the Wasteland, then I highly recommend then you go and watch those videos, because if you want to understand this part, it's very important that you understand the previous 2 sections of the poem. There is a continuity that you will understand in this poem, how a lot of references are be taken from the previous 2 sections also. And if you have done that, so without wasting any further time, let's start with the video. So the speaker starts with the line, the river's tent is broken, the last fingers of leaf clutch and sink into the wet bank. दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है कि रिवर स्टैंड इज ब्रोकन, इसका बहुत सारे रेफरेंसेस हो सकते हैं. इससे शायद स्पीकर जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. उससे पहले मैं ये बता दूं कि स्पीकर यहाँ पे थेम्स रिवर के बारे में बात कर रहा है. बेसिकली थेम्स इज ए रिवर इन इंग्लैंड. ओके, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड है, जो अभी कुछ लाइनों के बाद आपको देखने को मिलेगा, जो पोर्ट्रे किया है स्पीकर ने वेरी ब्यूटीफुली, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल. ओके, तो नेचुरल जो एम्बियंस था वो काफ़ी हद तक कम हो गया था, एंड दैट रिजल्टेड इन लॉट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द मॉडर्न एज. फाइन, यहाँ पे लाइन में वापस आते हैं, द रिवर्स टेंट इज ब्रोकन. इससे शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टेंट के बारे में जो रेफर कर रहे हैं वो शायद ब्रांचेस के बारे में बोल रहे हैं स्पीकर. ठीक है, सो जो पेड़ है, पेड़ का जो ब्रांचेस है वो टूट के गिर चुका है. द लास्ट फिंगर्स ऑफ लीफ क्लच, द लास्ट फिंगर्स ऑफ लीफ क्लच. क्लच का मतलब होता है ग्रास्प टाइटली, कोई भी चीज़ आप बहुत ज़ोर से पकड़ के रखो. एंड सिंक इनटू द वेट बैंक. दोस्तों जो बैंक के बारे में बताया गया है, दैट इज ऑन द आइदर साइड ऑफ द रिवर थेम्स. ठीक है, द विंड क्रॉसेस द ब्राउन लैंड अनहर्ड. दोस्तों हवाएं चल रही हैं, और जो हवाएं चल रही है वो एकदम मतलब बिना कोई आवाज़ किए हुए चल रही है. एंड इट इज़ क्रॉसिंग द ब्राउन लैंड. अभी ब्राउन लैंड का रेफरेंस अगेन फ्रॉम द वेस्टलैंड है, द बैरन लैंड, जहाँ पे कुछ भी ग्रो होना बहुत ही मुश्किल है. द निम्स आर डिपार्टेड. दोस्तों निम्स का मतलब है फेरिस. ठीक है, और अगर आप हिंदी में समझना चाहो तो देविया. स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग. सो यहाँ पे टी.एस. एलियट ने किया है, लाइक द प्रीवियस 2 sections ही हैज टेकन लॉट ऑफ इल्यूशंस फ्रॉम लॉट ऑफ प्रोमिनेंट ऑथर्स वर्क. तो ये वाला जो लाइन है वो बेसिकली एडमंड स्पेंसर का प्रोथैल्मियन से लिया गया है. इट्स ए इल्यूशन, बेसिकली इट्स टेकन फ्रॉम एडमंड स्पेंसर्स प्रोथैल्मियन. The river bears no empty bottles, sandwich papers, silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends, or other testimony of summer nights. दोस्तों बेसिकली दिस लाइन्स आर आयरनी, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि लोग कैसे पोल्यूट करते हैं रिवर को, क्या क्या सामान फेंक के, जैसे कि एम्प्टी बोटल्स फेंक देते हैं, सैंडविच के पेपर फेंक देते हैं, सिल्क हैंकरचिप्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, सिगरेट एंड्स. और ये सब कब होता है? स्पेशली ड्यूरिंग द समर नाइट्स. ठीक है, एंड बेसिकली द समर बियर्स द टेस्टिमनी. टेस्टिमनी का मतलब होता है फॉर्मल, रिटन और स्पोकन स्टेटमेंट, स्पेशली वन गिवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ.
आप ये भी बोल सकते हो कि टेस्टिमनी इज लाइक बियरिंग ए विटनेस, कि ये जो गंदगी ये लोग फैला रहे हैं उसका विटनेस कौन है यहाँ पे? समर्स, समर्स के राते, ठीक है। द निम्स आर डिपार्टेड, यहाँ पे फिर से इस लाइन को दोहराया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है द निम्स आर डिपार्टेड उसका मतलब हम लोग कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो उसका नेक्स्ट लाइन है, एंड देयर फ्रेंड्स द लॉइटरिंग हेयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स departed have left no addresses. So in this reference the names are departed may be referred to the sex workers, ठीक है। इससे पहले जहाँ पे हम लोगों ने the names of are departed, वहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि names are basically the fairies। अगर आप विकीपीडिया में चेक करो तो इसका मतलब fairies निकलता है, देवियाँ निकलता है। लेकिन अगला जो रेफरेंस है वहाँ पे सेक्स वर्कर्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आप अगर ठीक से पढ़ो अगला लाइन, एंड देयर फ्रेंड्स द लॉइटरिंग हेड्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स, सिटी के जो हेड लोग हैं, जो हेड पीपल है, जो सिटी को चलाते हैं, उनके जो हेड्स है, जो उत्तराधिकारी हैं, वो यहाँ पे घूमते रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे? रिवर के आसपास, किसके साथ? द निम्स के साथ, ठीक है। डिपार्टेड लेफ्ट नो एड्रेसेस। सो बेसिकली इस 3 लाइन को अगर हम लोग जोड़ के और समझने की कोशिश करें तो ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो बेसिकली बहुत सारे बड़े लोगों का मतलब सिटी डायरेक्टर्स के उत्तराधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, कुछ सेक्स वर्कर्स को यहाँ पे लेके आके संभोग करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और चले जाने से पहले अपना एड्रेस भी छोड़ के नहीं जाते। बेसिकली दिस इज अ कॉमन थिंग विद द सेक्स वर्कर्स, जो भी वहाँ पे जाते हैं वो अपना एड्रेस नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि दे डोंट वांट टू कीप एनी कनेक्शन विद देम लेटर ऑन, ठीक है। बाय द वाटर्स ऑफ लेमन आई सेट डाउन एंड वेप्ट। दोस्तों लेमन है जो है एक लेक है, बेसिकली इट्स अ लेक इन यूरोप। अगर आप डिटेल्स में समझना चाहो तो लेक लेमन इज बिटवीन फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, बेसिकली एक बाउंड्री की तरह है उन दोनों के बीच। आई सेट डाउन एंड वेप्ट, जो स्पीकर है वो बैठ के लेमन लेक के सामने बैठ के रो रहे हैं। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, वापस एडमंड स्पेंसर का प्रोथैल्मियन से वो लाइन को वापस दोहराया गया है यहाँ पे, और नेक्स्ट लाइन भी वैसा ही कुछ है, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली फॉर आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग। स्पीकर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं थेम्स को, रिवर थेम्स को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप धीरे से बहो, क्योंकि मैं ना तो जोर से गा रहा हूँ या जोर से वो कुछ या लंबा बोल रहा हूँ, ठीक है। बट एट माई बैक इज ए कोल्ड ब्लास्ट आई हियर। तो यहाँ पे जो ये कोल्ड ब्लास्ट के बारे में बोल रहे हैं स्पीकर, तो बेसिकली इट कैन बी रेफर टू द विंटर सीजन, ठीक है। कोल्ड ब्लास्ट जो हवाएं चलती है ठंड में, वो काफ़ी इट्स वेरी शिवरिंग टाइप ऑफ कोल्ड इन इंग्लैंड, स्पेशली द यूरोपियन कंट्रीज। सो अगले लाइन से ये बात कंफर्म भी हो जाता है, द रैटल ऑफ द बोन्स एंड द चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। सो रैटल ऑफ द बोन्स, जो हड्डियां हैं उनके वो जो कांपते हैं, वो बेसिकली कब कांपते हैं? ठंड के वजह से भी कांपते हैं, और इसका बहुत सारे अलग दूसरे रेफरेंसेस भी निकलते हैं। एंड चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, चकल का मतलब होता है दोस्तों लाफ क्वाइटली और इनवर्डली, ठीक है। आप ठीक से नहीं हंस रहे हो, आप धीरे धीरे हंस रहे हो, अपनी हंसी को दबा के हंस रहे हो, ऐसी हंसी को चकल कहते हैं। A rat crept softly through the vegetation, dragging its slimy belly on the bank. दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है कि एक चूहा जो है वो चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा है थ्रू द वेजिटेशन। क्रैप्ट इज ए पास्ट पार्टिसिपल ऑफ क्रीप, जिसका मतलब ये निकलता है कि टू मूव स्लोली एंड केयरफुली टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। यूजुअली चूहे ऐसे ही करते हैं, किसी के नोटिस में आए बिना वो निकलने की कोशिश करते हैं, और कहाँ से निकल रहा है? वो एक वेजिटेशन से निकल रहा है। अब वेजिटेशन ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स कलेक्टिवली ग्रो होते हैं। ड्रैगिंग इट्स स्लीमी बैली ऑन द बैंक, दोस्तों वो जो चूहा निकल रहा है वो अपने साथ अपने जो पेट है उसको ड्रैग करते हुए निकल रहा है। स्लीमी बैली ऑन द बैंक, स्लीमी का मतलब होता है कवर्ड बाय और रिसेंबलिंग स्लाइम। While I was fishing in the Dull Canal on a winter evening round behind the guest house. Now ये जो 2 लाइन्स है यहाँ पे ये रेफर किया जा रहा है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि आप अगर देखोगे while I was fishing on a dull canal, तो बेसिकली जो स्पीकर है वो बोल रहे हैं कि जब मैं फिशिंग की पे निकलता था एक डल कैनाल पे, और डल क्यों था वो कैनाल? क्योंकि वहाँ उसके पीछे जो था एक गैस हाउस था। गैस हाउस आप एक इंडस्ट्री को भी रेफर कर सकते हो जो अपना वेस्ट शायद उस रिवर पे डिस्पोज करता था, ठीक है। म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रैक एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम। दोस्तों ये जो 2 लाइन्स है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, बिकॉज दिस 2 लाइन्स आर बेसिकली एल्यूशन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, जिसका रेफरेंस पहले भी ऑथर टी.एस. इलियट अपने
द वेस्टलैंड में डाल चुके हैं। और यहाँ पे जो 2 लाइंस डाले गए हैं बेसिकली वो द टेम्पेस्ट से हैं। और यहाँ पे जो म्यूजिंग वर्ड है दोस्तों जिससे ये 2 लाइन शुरू होता है उसका मतलब होता है पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट। जो स्पीकर है वो बैठ के सोच रहा है या अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करवा रहा है अपने दिमाग पे। दोस्तों ये जो टेम्पेस्ट स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रॉम लॉट ऑफ एरियाज। बेसिकली इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड वन ऑफ द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर्स। और ये प्ले जो है द टेम्पेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट्स बेसिकली स्टोरी ऑफ ए पावरफुल सोर्सरर प्रोस्पेरो एंड डॉटर मिरिंडा। दोस्तों यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि आउट ऑफ ग्रीड, लालच के वजह से प्रोस्पेरो के जो भाई थे एंटोनियो, व्हाट ही डज ही किल्स हिज फादर द किंग उसके थ्रोन के लिए। और प्रोस्पेरो और उसके बेटी को एक आइलैंड पे वो छोड़ के आ जाता है फॉर 12 ईयर्स। ठीक है। White bodies naked on the low damp ground and bones cast in a little low dry garret. Now friends, these 2 lines reflects and it echoes the couple of lines from a game of chess which I have previously discussed. So 115 to 116 lines of a game of chess says, I think we are in a rat's alley where the dead men have lost their bones. In both the cases we can see that the setting is one of death, decay एंड ए काइंड ऑफ मॉडर्न हेल। दोस्तों ये जो 2 लाइंस है यहाँ पे और जो 2 लाइंस मैंने अभी बोला है जो गेम ऑफ चेस में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है रैट्स एले के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडर्न डे का हेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। Rattled by the rat's foot only year to year, but at my back from time to time I hear. दोस्तों ये जो 2 लाइन्स है बेसिकली दिस आर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस 2 लाइन्स दैट आई हैव डिस्कस्ड व्हिच हैज़ ए बेसिक रेफरेंस टू द गेम ऑफ चेस वेयर वी हैव डिस्कस्ड वेयर द स्पीकर हैज़ ट्राइड टू पोर्ट्रे डेथ, डिके एंड द मॉडर्न डे डिग्रेडेशन। ये 2 लाइन्स जो हैं रैटल बाय द रैट्स फुट ओनली ईयर टू ईयर बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर, एक कॉन्टिन्यूटी है उसी उसी लैंग्वेज का या उसी पोर्ट्रेयल का, जहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्पीकर की ऐसा एक जगह है जहाँ पे मतलब सिर्फ रैट्स का फुट का चलने का आवाज़ ही मिल रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मतलब लाइफ एग्जैक्टली है नहीं। ठीक है। बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर द साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स विच शैल ब्रिंग स्वीनी टू मिसेस पॉटर इन द स्प्रिंग। दोस्तों अब ये 2 जो लाइन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव अगेन बिकॉज द फर्स्ट लाइन हियर द साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स is actually a allusion taken from a very beautiful work by John Day, The Parliament of Bees. ठीक है। यहाँ पे Tilliard proceeds to allude to John Day's Parliament of Bees, a 17th century work that describes the tale of Actaeon and Diana. So Parliament of Bees by John Day के कुछ lines मैं यहाँ पे quote करना चाहूँगा। A noise of horns and huntings which shall bring Actaeon to Diana in the spring where all shall see her naked skin. दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसा है कि डायना जो है वो बेसिकली एक देवी है, एक फेरी है who is taking bath and while taking bath with her comrades क्या होता है एक्टियन जो होता है जो अपने कुत्तों के साथ शिकार पे निकला होता है वो वहाँ पे आ जाता है, वो स्प्रिंग में आ जाता है जहाँ पे डायना नहा रही होती है। और एक्टियन जो होता है वो डायना को बिना कपड़ों के देख लेता है। उससे क्या होता है डायना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके सर पे वो सींग उगा देती है, स्टैग। ठीक है। जिसके चलते क्या होता है उसके खुद के कुत्ते उसे पहचान नहीं पाते और ही इज़ किल्ड बाय हिज ओन डॉग्स। दोस्तों अगला जो 2 लाइन है स्वीनी टू मिसेस पॉटर इन द स्प्रिंग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ऑथर जो हैं वो बोल रहे हैं कि हियर एक्टियन इज स्वीनी। ठीक है। जो द पार्लियामेंट ऑफ बीस में एक्टियन का कैरेक्टर है जिसको मतलब फाइनली उसके डॉग्स मार डालते हैं बिकॉज उसके सर पे सींग उगा देती है डायना, उसको कंपेयर किया गया है स्वीनी से। ए कैरेक्टर फैमिलियर फ्रॉम सम ऑफ इलियट्स अदर पोएम्स एंड डायना इज मिसेस पॉटर। ठीक है। मिसेस पॉटर के बारे में जो बताया गया है उनको रेफर किया है डायना के साथ। ये भी बताया गया है कि इट इज स्प्रिंग टाइम सजेस्टिंग लव एंड फर्टिलिटी but also cruelty in Eliot's version, and Sweeney visits the object of his affection via horns and mortars. दोस्तों स्टैंजा का आखिरी जो 3 लाइन है एंड ऑन आवर डॉटर दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर, और जो आखिरी जो लाइन है वो बेसिकली फ्रेंच में है। इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अभी लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन निकल के आता है इन सब का। बेसिकली अगर दूसरा लाइन तो दूसरा आखिरी लाइन है स्टैंजा का दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते इंग्लैंड में इतना पोल्यूशन फैल चुका है कि वहाँ पे साफ पानी मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया, तो लोग अपना पैर जो है वो सोडा वाटर से धो रहे हैं।
ये इस बात को भी पोर्ट्रे करता है कि पानी में कितना गंद फैल चुका है। और एक तरफ से देखा जाए तो द स्टैंजा कंक्लूड्स विद अ कोटेशन फ्रॉम वर्लेन्स Parsifal, a sonnet describing the hero's successful quest for the Holy Grail। आखिरी जो लाइन है स्टैंजा का, उसका जो इंग्लिश में कन्वर्शन है उसको बोलते हैं एंड ओ दिस चिल्ड्रंस वॉइस सिंगिंग इन द डोम। बेसिकली इट्स रिप्रेजेंटिंग ए हीरो सक्सेसफुल क्वेस्ट फॉर द होली ग्रैल। ठीक है, होली ग्रैल क्या है दोस्तों, मैं इस पोएम में आपको नहीं समझाऊंगा, शायद मे बी अगर आप रिक्वेस्ट करो या मतलब लाइक मे बी इन अदर वीडियोज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू, but it has a huge significance in Christianity। The next 4 lines are again very bizarre। आप अगर उसको पढ़ के देखो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, बट एक्चुअली उसका भी एक रेफरेंस है गेम ऑफ चेस से, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ये एक्चुअली ये साउंड कर रही है फिलोमेला। अब अगर आपको याद है फिलोमेला के बारे में मैंने पूरा बता के रखा हुआ है गेम ऑफ चेस, जो पिछला वीडियो था मेरा वेस्टलैंड का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, आप वीडियो डेफिनेटली देखो, उसमें फिलोमेला के बारे में मैंने बहुत डिटेल्स में बताया है। Basically, this entire thing is an allusion from Metamorphosis by Ovid's Homer। अब बहुत ही शॉर्ट में मैं ये स्टोरी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, फिलोमेला बहन होती है क्वीन की, और जो क्वीन होती है, क्वीन के जो किंग होते हैं, बेसिकली उनके हस्बैंड जो होते हैं उनका नाम होता है टीरियस। अब टीरियस जो होते हैं वो फिलोमेला का रेप कर देते हैं फोर्सिबली, और वो किसी को बता ना दे इसलिए उसका जीभ भी काट देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितना क्रूअल है ये, कितना रूडफुली फोर्स किया था उन्होंने अपने आप को। लेकिन इसके चलते भी क्या होता है, फिलोमेला जो होती है वो इवेंचुअली अपने बहन को बोल देती है और वो दोनों बदला लेते हैं उस किंग से, उस किंग को फाइनली मार डालते हैं। और आफ्टर ऑल दिस थिंग्स फिलोमेला गेट्स कन्वर्टेड टू एंड गेट्स टर्न इनटू ए नाइटिंगेल, और नाइटिंगेल के टर्न होने के बाद ही वो ये आवाज़ें निकाल रही होती हैं। उसी का रेफरेंस है दोस्तों। आप प्लीज़ अगर आपको डिटेल्स में इस स्टोरी के बारे में जानना है तो आपने मेरा पिछला वीडियो डेफिनेटली देखो। Unreal City, under the brown fog of a winter noon, Mr. Eugenides, the Smyrna merchant, unshaven with a full pocket full of currants। ठीक है, currants का मतलब ड्राई फ्रूट हो जाता है दोस्तों। CIF London documents at sight asks me in demotic French, जो लोकल फ्रेंच है उसमें वो बात कर रहे हैं स्पीकर के साथ, to luncheon at the Cannon Street Hotel, followed by a weekend at the Metropole। Unreal City, बेसिकली लाइन आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगा होगा। इसका रीज़न ये है कि इट रिप्राइजेस द लाइन फ्रॉम द बरियल ऑफ द डेड। जो मैंने पहला पार्ट किया था वेस्टलैंड का, आप डेफिनेटली वो पार्ट देखो अनरियल सिटी का रेफरेंस जानने के लिए। जैसे कि मैंने वीडियो का स्टार्ट में कहा था दोस्तों कि अगर आपको ये पोएम नील करना है, क्रैक करना है, तो आपको सारे जो पार्ट्स है उसको कंटिन्यूसली पढ़ना होगा, तभी आप उस कंटिन्यूटी को समझ पाओगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट टोटली डिटैच्ड है पिछले पार्ट से। हाँ, उसका रेफरेंस थोड़ा बहुत अलग है, स्टोरीज काफ़ी अलग है, एल्यूशंस जो हैं वो अलग अलग लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे कनेक्शंस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रीडर को वापस मॉडर्न लंदन का चित्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर यूगैनिड्स, ए मर्चेंट फ्रॉम टर्की एंड प्रोबेबली द वन-आइड मर्चेंट Madame Sosostris described earlier, invites the narrator to luncheon at a hotel and to join him on a weekend excursion to Brighton। दोस्तों यहाँ पे जो मिस्टर यूगैनिड्स के बारे में बताया गया है वो एक मर्चेंट है टर्की से। और अगर आपने वो पहला पार्ट मेरा देखा है जहाँ पे मैंने मैडम सोसास्ट्रिस के बारे में बात किया था, तो मैडम सोसास्ट्रिस ने कुछ कार्ड्स जो टैरो कार्ड्स होते हैं जिससे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसमें से एक कार्ड ये भी निकालता जहाँ पे वन आइड मर्चेंट के बारे में था। वो वन आइड मर्चेंट और कोई नहीं बट मिस्टर यूगैनिड्स ही थे। ठीक है, यहाँ मिस्टर यूगैनिड्स क्या करते हैं, स्पीकर को इन्वाइट करते हैं लंच के लिए एट कैनन स्ट्रीट होटल, और ये भी बोलते हैं कि वीकेंड के लिए मेट्रोपोल में उनके साथ ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअली यहाँ पे किस बात का रेफरेंस हो रहा है। यस, यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। ठीक है, एट द वायलेट आवर व्हेन द आइज एंड बैक टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक ए टैक्सी थ्रॉबिंग वेटिंग। दोस्तों ये जो वायलेट आवर के बारे में बताया गया है, बेसिकली यहाँ पे स्पीकर इवनिंग को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पूरा दिन का काम करके थक हार के घर में वापस आ जाते हैं और रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। इस अगले लाइन से इस बात को हम लोग कंफर्म कर सकते हैं जहाँ पे ये बताया गया है टर्न अपवर्ड फ्रॉम डेस्क। ठीक है, टर्न अपवर्ड फ्रॉम डेस्क मतलब अपना ध्यान अपने दिन भर के काम से हटा रहे हैं। When the human engine waits, इसका मतलब ये है कि अभी मतलब पूरा दिन काम करने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, लाइक ए टैक्सी थ्रॉबिंग वेटिंग। जो टैक्सी रात भर रुके रहते हैं उसी की तरह मतलब कंपेयर किया है स्पीकर ने कि पूरा दिन भर का काम करके एक पर्सन इज रिलैक्सिंग इन द इवनिंग।
I Tiresias, though blind, throbbing between two lives, old man with wrinkled female breast. दोस्तों ये जो टेरेशियस के बारे में बताया गया है, अगेन दिस टू लाइन्स आर रेफरेंस फ्रॉम एन एल्यूशन फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस बाय ओविड्स होमर। ठीक है, उस स्टोरी में दिखाया जाता है कि टेरेशियस जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द पोएम होते हैं, एंड बेसिकली ही इज़ अ ब्लाइंड प्रॉफिट हु कैन सी द फ्यूचर। प्रॉफिट दोस्तों उन्हीं को बोलते हैं जो प्रोफेसिस करते हैं, जिनको फ्यूचर दिखाई देता है। तो उनके ब्लाइंड होने में भी एक बहुत बड़ा स्टोरी छिपा हुआ है, और यहाँ पे भी ये भी बताया गया है कि ही इज़ थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइव्स दोस्तों। ठीक है, वो इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज ही वॉज बोथ मैन एंड वुमन इन द सेम लाइफ टाइम। सो एंशियंट माइथोलॉजी को माना जाए तो टायरेशियस जो है कि ब्लाइंड प्रॉफिट है, तो उनको ये जो प्रोफेसी का जो ताकत है, जो ब्लेसिंग है, वो बेसिकली ज्यूस देते हैं। ज्यूस इज कंसिडर टू बी द गॉड ऑफ ऑल गॉड्स एंड गॉड ऑफ लाइटनिंग ऑफ कोर्स। और वो जो अंधे होते हैं, एंड द रीजन बिहाइंड हिम लिविंग एज बोथ मैन एंड वुमन इन द सेम लाइफ टाइम इज बिकॉज ऑफ द कर्स गिवन बाय हेरा। ठीक है, हेरा जो होती है वो एक गॉडेस होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कि अभी ये टायरेशियस का रेफरेंस यहाँ पे स्पीकर ने क्यों डाला है। I Tiresias, though blind, throbbing between two lives, old man with wrinkled female breast, can see at the violet hour, the evening hour that strives homeward and bring the sailor home from sea. The typist come at tea time. दोस्तों यहाँ पे जो टाइपिस्ट है वो बेसिकली एक लड़की है जो दिन भर के काम करके वापस अपने घर पे आई हुई है। क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, लाइट्स हर स्टोव्स एंड लेज आउट फूड इन टिन्स। तो इंग्लैंड में ये कल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जो वर्किंग क्लास होता है वो बेसिकली खाना अपना बना के नहीं खाते हैं, वो एक प्री सर्व फूड होता है, टिन फूड होते हैं जिसको बोलते हैं, वहाँ पे खाते हैं। तो इसी बारे में बताया जा रहा है। आउट ऑफ द विंडो पेरिलियसली स्प्रेड हर ड्राइंग कॉम्बिनेशंस टच बाय सन्स लास्ट रेज। तो ये भी बताया जा रहा है कि उनके जो इनरवेयर्स हैं वो सूख रहे हैं, एंड अभी सूख चुके हैं ऑलरेडी। ऑन द डिवाइंड आर पाइल्ड एट नाइट अ बेड। डिवाइन का मतलब होता है दोस्तों काउच और सोफ़ा, जहाँ पे हम लोग यूजुअली गेस्ट को बैठने के लिए बोलते हैं, बट यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि रात के टाइम पे जो टाइपिस्ट है, जो लड़की है, उसको वो यूज़ करती है एज ए बेड। स्टॉकिंग, स्लीपर्स, कैमिसॉल्स एंड स्टेज, आई Tiresias, old man with wrinkled ducks, perceived the scene and foretold the rest. I too awaited the expected guest. दोस्तों इन लाइंस में एक्चुअली इस टाइपिस्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि इसका लाइफ कितना मेसी है और ये कितनी अकेली है। ये भी दिखाया जा रहा है कि इसका जो ये काउच है, जो सोफ़ा है, बेसिकली डिवान है, वहाँ पे उसके सारे कपड़े भी हैं, स्टॉकिंग्स भी हैं, स्लीपर्स भी हैं, कैमिसॉल्स भी हैं, स्टेज भी हैं। तो कितना मेस्ड अप घर है इसका। उसका खाने का भी कोई अता पता नहीं है, टीन फूड खाती है और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अकेली है। ठीक है, आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट। He, the young carbuncular, arrives, a small house agent's clerk, with one bold stare. दोस्तों ये 3 लाइन अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो टायरेशियस हैं वो एक्चुअली फ्यूचर को देख सकते हैं, और वो ऐसा एक फ्यूचर देख भी रहे हैं करंटली, जहाँ पे एक टाइपिस्ट को दिखाया गया है कि कैसे मेस्ड अप लाइफ है उसका, और उसके घर पे कौन आया हुआ होता है, द यंग मैन कार्बंकुलर। ठीक है, सो और कोई नहीं होता बट एक हाउस एजेंट का क्लर्क होता है, लेकिन उसका जो चाल ढाल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट टाइप का बंदा होता है। वन ऑफ द लो ऑन होम एश्योरेंस सिट्स एज अ सिल्क हैट ऑन ब्रैडफोर्ड मिलेनियम। तो वो इस तरह से वो चलता है, इस तरह से अपने उसके सिल्क हैट पहन के रखा हुआ है जैसे कि वो एक मिलेनियर हो, जबकि वो एक क्लर्क होता है। ठीक है, द टाइम इज़ नाउ propitious as he guesses the meal is ended, she is bored and tired. सो शाम का वक्त होता है, खाना ऑलरेडी वो टाइपिस्ट खा चुकी है, अभी वो बोर्ड है और अकेली बैठी हुई है। एंडेवियर्स टू एंगेज हर इन कैरकेसेस। दोस्तों अभी ये जो क्लर्क है, जो ये कार्बंकुलर है, बेसिकली द यंग मैन, ही कम्स ओवर एंड ही ट्राइज टू कडल विद द टाइपिस्ट। तो आप समझ पा रहे होगे कि व्हाट इज ड्राइविंग दिस यंग मैन, बेसिकली लस्ट एंड डिजायर। ठीक है, ही इज ट्राइंग टू फॉरवर्ड द सेक्सुअल एडवांसेस टू द टाइपिस्ट, which still are unreproved if undesired. Flushed and decided, he assaults at once. दोस्तों ये दिखाया जाता है जो यंग मैन होता है कार्बंकुलर, जो टाइपिस्ट के घर में आया हुआ होता है बेसिकली शाम के वक्त में, तो टू फॉरवर्ड हिज सेक्सुअल एडवांसेस। एंड यहाँ पे हम लोग ये भी देख पा रहे हैं दैट द यंग मैन इज ड्रिवन बाय लस्ट एंड डिज़ायर।
तो वो जब ये सब सेक्सुअल एडवांसेस दे रहा होता है तो टाइपिस्ट जो होती है उसकी डेफिनेटली कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि उसको ये सब पसंद नहीं आ रहा होता है, उसके तरफ से कोई अप्रूवल नहीं होता है, लेकिन वो इस चीज़ को, इस टोटल जो यहाँ पे हो रहा है उसको रोक भी नहीं पा रही होती है, ठीक है। इट वॉज आउट ऑफ अ कंट्रोल, फ्लश्ड एंड डिसाइडेड ही असॉल्ट्स एट वंस। जो करबैंकुलर होता है, जो यंग मैन होता है, उसका जो टोटल डिज़ायर था वो दैट वाज द टाइपिस्ट, द यंग गर्ल, ही वांटेड टू एक्सप्लोर हर एंड लाइक मेक लव विथ हर। एक्सप्लोरिंग हैंड्स एनकाउंटर नो डिफेंस। बेसिकली जो वो यंग मैन करने की कोशिश कर रहा था इन द एंटायर सेक्सुअल प्रोसेस, उसमें से जो या टाइपिस्ट है उसके तरफ से कोई डिफेंस नहीं आता है, जबकि वो खुद भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती है, लेकिन वो डिफेंड भी नहीं कर रही होती है अपने आप को। हिज वैनिटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स एंड मेक्स अ वेलकम ऑफ इंडिफरेंस। ये दिखाया जा रहा है कि जो बंदा था उसको ये बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि द अदर पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ लाइक मेकिंग नो एडवांसेस एंड इज़ नॉट ट्राइंग टू पार्टिसिपेट। वो जो अपना लस्ट है उसी को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने डिज़ायर को ग्रेटिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड आई टिरेशियस हैव फॉर सफर्ड ऑल इनेक्टेड ऑन दिस सेम डिवान और बेड। दोस्तों यहाँ पे ये दिखाया जाता है जो टिरेशियस होते हैं वो ये बोल रहे होते हैं कि इन्होंने ये जो चीज़ हो रहा है वो ऑलरेडी फोर्सिन कर चुके होते हैं, और ये बोल रहे होते हैं कि मतलब वो जब वुमेन थे, तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ेगा ये समझने के लिए कि मतलब हेरा ने जब ये श्राप उसको दिया था, कर्ज दिया था टू बी बोथ मैन एंड वुमेन इन द सेम लाइफ टाइम, तो 7 सालों के लिए टिरेशियस को उन्होंने वुमेन बना दिया था। तो टिरेशियस यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भी ये चीज़ को सफ़र किया है, द द असॉल्ट ऑफ लाइक prominent and strong men on him. I who have sat by Thebes below the wall and walked among the lowest of the dead. दोस्तों ये basically these two lines are the continuation of the previous two lines where Tiresias is seen quoting that when he was a woman he has suffered similarly as the typist. तो ये भी बताया जा रहा था कि he has seen all the lowest, जितना भी गया गुजरा ह्यूमैनिटी है, जितना नीचे तक ह्यूमैनिटी गिर सकता है वो सब उन्होंने विटनेस किया है, बिकॉज ही वॉज गिवन ए लॉन्ग लाइफ टाइम। आपको ये बात भी समझना है कि मतलब टिरेशियस जो है वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है और उनको बहुत ही ज़्यादा जीने का, मतलब लंबा जीने का एक वरदान था। तो उन्होंने ह्यूमैनिटी का जो डाउनग्रेडिंग है, जो डाउनफॉल है, बेसिकली विटनेस किया है, और इसी 2 लाइन में उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश किया है। तो वापस वो उसी सीन में आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है जो कर्बिंकुलर होता है, वो जो होता है वो असॉल्ट कर रहा होता है, बेसिकली सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा होता है ऑन द टाइपिस्ट। बिस्टाउस वन फाइनल पैट्रोनाइजिंग किस। अभी ये जो पूरा सेक्सुअल इंटरकोर्स है जो कि एक तरफा था वो ख़त्म हो जाता है और इवेंचुअली ही एंड्स इट अप बाय गिविंग ए पैट्रोनाइजिंग किस एंड ग्रोप्स हिज वे फाइंडिंग द स्टेयर्स अनलिट। तो उसका जो पूरा पर्पस था टू हैव द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन वो उसे मिल जाता है। आफ्टर दैट ही जस्ट लीव्स, ठीक है, वो वहाँ से चला जाता है। She turns and looks a moment in the glass, hardly aware of her departed lover. दोस्तों जब कार्बियंकुलर वहाँ से वापस चला जाता है, टाइपिस्ट जो होती है वो वहाँ से उठती है और वो मिरर में अपने आप को देखती है और वो ये समझने की कोशिश करती है कि मतलब जो बंदा अभी उसके साथ ये सब करके गया होता है कि उसे ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं आता है कि मतलब दैट पर्सन इज कैन बी और इज हर लवर, ठीक है, क्योंकि उसका जो पर्पस था वॉज ओनली सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन एंड दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ लव, ठीक है, क्योंकि लव जो होता है दोस्तों, प्यार जो होता है वो एक्चुअली इट्स अ ग्रेटिफिकेशन दैट कम्स विद इन योर सोल एंड नॉट फिजिकली जो होता है वो सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो हर ब्रेन अलाउज वन हाफ फॉर्म्ड थॉट टू पास, वेल नाउ दैट्स डन, आई एम ग्लैड इट्स ओवर। दोस्तों अब वो लॉजिकली समझने की कोशिश करती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बताया नहीं गया कि क्या मजबूरी रही होगी इस टाइपिस्ट की जो उसने अलाउ किया या उसने इतना टॉलरेट किया, बट कुछ तो मजबूरी रही होगी, इसलिए वो ये बोल रही है कि अभी जो ये बात हो गया, ये जो काम हो गया है, आई एम ग्लैड इट्स ओवर। उसे बात की खुशी भी है कि किसी तरह से ये काम हो चुका है जिसमें वो एकदम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती है। वन लवली वुमन स्टूप्स टू फॉली and paces about her room again alone. She smoothes her hair with automatic hand and puts a record on the gramophone. So after the self examination by the typist in front of the mirror, वो लड़की क्या करती है, वो अपने कमरे में वापस चली जाती है और वो अकेली होती है, वो अपनी बाल सहला रही होती है और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द नाइट शी पुट्स द रिकॉर्ड ऑन द ग्रामाफोन। वो म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर देती है। तो the music seems to transport the narrator back to the city
below. The music crept by me upon the waters. And along the Strand up Queen Victoria Street, O city, city, I can sometimes hear beside a public bar in Lower Thames Street the pleasant winning of a mandolin, and a clatter and a chatter from within. This music crept by me upon the waters is another quote from The Tempest, and Eliot proceeds to describe a bustling bar in Lower Thames Street, filled with fishermen. This account paves the way for another vision of the river itself, sweating oil and tar, a murky, polluted body replete with barges and drifting logs. Eliot quotes Wagner's Die Gotterdammerung, in which maidens upon the Rhine, having lost their gold, sing a song of lament. Where fishermen lounge at noon, where the walls of Magnus Martyr hold. दोस्तों मैग्नस मार्टर एक नेम ऑफ चर्च है, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है फिशरमैन लॉन्च एट नून का मतलब है जहाँ पे फिशरमैन जो होते हैं दोपहर के वक्त रेस्ट करते हैं. Inexplicable splendor of Ionian white and gold, oil and tar, the barges drift with the turning tide, red sails wide to leeward, swing on the heavy spar, the barges wash, drifting logs, drown Greenwich Reach past the Isle of Dogs. एलिजाबेथ एंड लिसेस्टर बीटिंग ओर्स. इससे हम लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि दो कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन किया गया है बाय द ऑथर टी.एस. एलियट, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली दे आर इन अ बोट एंड दे आर रोइंग द बोट देमसेल्व्स. ठीक है. द स्टर्न वाज फॉर्म्ड ए गिल्डेड शेल, रेड एंड गोल्ड. द ब्रिस्क स्वेल rippled both shores. Southwest wind carried downstream the peal of bells, white towers. और उसके बाद जो दो लाइन्स है, again it's a song of lamentation. Trams and dusty trees, Highbury bore me, Richmond and Kew undid me. By Richmond I raised my knees, supine on the floor of narrow canal. दोस्तों यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन एलिजाबेथ एंड लिसेस्टर. यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो एलिजाबेथ होती है, शी इज सेइंग दैट हाईबरी बोर मी, मतलब हाईबरी में उनका जन्म हुआ था. फिर रिचमंड एंड क्यू अंडर्ड में, तो वहाँ पे रिचमंड एंड क्यू ऐसे जगह थे जहाँ पे जाके वो पैदा होने के बाद जो भी उन्होंने पाया था वो सब उन्होंने खो दिया वहाँ पे. ठीक है. बाय रिचमंड आई रेस्ड माई नीज, उन्होंने अपने घुटनों को उठाया. स्पाइन ऑन द फ्लोर ऑफ नैरो कैनो, माई फीट आर एट मूर गेट एंड माई हार्ट अंडर माई फीट. आफ्टर द इवेंट ही वेप्ट, ही प्रॉमिस्ड अ न्यू स्टार्ट. आई मेड नो कमेंट, वट शुड आई रिसेंट. ओन मार्गरेट सैंड्स, बेसिकली मार्गरेट सैंड्स एक बीच है दोस्तों. आई कैन कनेक्ट नथिंग विथ नथिंग, वो किसी के साथ किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी. द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स, basically the broken fingernails of dirty hands again represents that it's a beach that the author is trying to signify here. fingernails काफ़ी लंबे थे इसलिए टूट भी गए थे, और हाथ काफ़ी गंदे भी हैं. my people humble people who expect nothing, उसके जो भी आसपास के लोग हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के लोग हैं जो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, कुछ भी आशा नहीं कर रहे होते. to Carthage then I came, allusion from the confession of Saint Augustine. ठीक है. burning burning burning, O Lord, thou pluckest me out, O Lord, thou pluckest burning. दोस्तों इन लाइन्स को मैं फिर से आपको और सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ. Finally, one of the maidens raises her own voice, recounting her proper tragedy. Highbury bore me, Richmond and Kew undid me. इन दो लाइन्स को फिर से समझने की कोशिश करते हैं. In other words, she was born in Highbury, जैसे कि मैंने बताया था वो हाईबरी में उनका जन्म हुआ था. And lost her innocence in Richmond and Kew, जो भी उन्होंने सीखा था, पाया था, जो भी उनका innocence था, that was lost in Richmond and Kew. Bitterly she recalls how the man responsible promised a new start. जो भी बंदा था जिसके वजह से उनका innocence lost हुआ था, he promised a new start. Afterwards, as it now stands, the maiden can connect nothing with nothing. किसी चीज़ के साथ वो कनेक्शन नहीं कर पा रही थी. द स्टैंजा एंड्स विथ रेफरेंस टू सेंट अगस्टाइन्स कन्फेशंस एंड बुद्धा's फायर sermon. In each case to a passage describing the dangers of youthful lust. So finally the third section, the fire sermon ends with a reference to Saint Augustine's confessions
एंड बुद्धास फायर सरमन, जिसको हम लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में समझा था कि बेसिकली द ऑथर टी.एस. एलियट इज इंस्पायर्ड बाय बुद्धास फायर सरमन, जहाँ पे फायर को अर्थली डिजायर्स के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ईच पैसेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है, द डेंजर्स ऑफ यूथफुल लस्ट, कैसे जो लस्ट है दैट हैज डाउनग्रेडेड द ह्यूमैनिटी इन अस, और हाउ इट इज डेंजरस टू द एंटायर मैनकाइंड. So this is the video, guys. Hope you have got an insight about the entire section, about the third section, the fire sermon. We'll also be coming up with the fourth and fifth in very shortly, and hope that you have watched the first section, the burial of the dead, and the second, a game of chess, which I have uploaded recently. In case if you have not, I again recommend that you go and watch those videos and then come forward to watch this video, the fire sermon, which will give you more clarity in this regard. And if you find our videos useful, then do consider subscribing our channel. And till then, God bless you and thank you all.